नमस्कार दोस्तों, आपके सिलेबस में ROARO क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी का जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसका प्रश्न संख्या 1 जो होती है वो प्रश्न रिलेटेड होता है कहाँ से? अपठित गद्यांश से। अपठित गद्यांश से इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो टोटल प्रश्न जितने भी मार्क्स के हैं वो कंप्लीट मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। 21 मार्क्स के प्रश्न होते हैं या जो भी होते हैं, यहाँ पे हम मार्क्स की बात नहीं करेंगे। मार्क्स की बात टेस्ट में करेंगे या जैसे भी आगे कर लेंगे। इस अपठित गद्यांश में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इसको जरा देखते हैं और फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे और क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहले एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है शीर्षक। आपको अपठित गद्यांश जो दिया होता है उसका एक उचित शीर्षक देना होता है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न संख्या का होती है। दूसरा प्रश्न खा होता है और खा नंबर प्रश्न में पूछा जाता है आपसे सारांश। और एक गा प्रश्न पूछा जाता है। उस प्रश्न में आपसे पूछा जाता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये 3 आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 3 प्रश्न, तीनों के अलग अलग मार्क्स की यहां पे कोई बात नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस पूरे अपठित गद्यांश को जब भी आप सॉल्व करें तो उस अपठित गद्यांश जो भी आपको दिया गया है उसको सॉल्व करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उन बातों को हम समझेंगे। वो बातें जब आपको समझ में आ जाएंगी तो चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। आप इसको जब छोटे थे 6, 7, 8 में पढ़ते थे तब भी आपने इसको किया है। अपठित गद्यांश आपसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूछा जाता था। अनसीन पैसेज इसको अंग्रेजी में कहते थे और हिंदी में अपठित गद्यांश के नाम से ही इसको आप जानते थे। जब भी आपके सामने कभी भी गद्यांश आए, कोई भी व्याख्या करने वाली, चाहे गद्य अवतरण पद्य अवतरण आए, यहां पर क्योंकि गद्य अवतरण या गद्यांश ही पूछा जाता है तो उसको सबसे जरूरी चीज है कि कई बार उसको पढ़ें, कई बार उसको पढ़ें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो 10%, 20% निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगे जितने आने थे उससे। कई बार पढ़ें, तब तक पढ़ते चले जाएं जब तक ये समझ में ना आ जाए, इसका सार ना आप जान जाएं। 3 बार इसको आप पढ़ेंगे ध्यान से तो ये काम हो सकता है। अब कई बार ऐसा भी होगा, कई लोगों को तो ये पढ़ा करेंगे पूरा 3 घंटे नहीं समझ में आएगा। ऐसा भी होगा किसी के साथ, क्या ऐसा कहेंगे लोग? ऐसा नहीं है कि ना समझ में आए। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करके गए, मेंस एग्जाम दे रहे हैं तो इतनी बुद्धिलब्धता आप में है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। 3 बार, कम से कम 4 बार आप पढ़िए। जब तक आपको ये समझ में ना आ जाए तब तक आप इसको बार बार पढ़ते रहिए। ठीक है, 3 बार आप पढ़ेंगे ये समझ में आ जाएगा। पहली बार में जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें हो सकता है उतनी समझ में ना आए। दूसरी बार में जब आप पढ़ेंगे तो उसको आप इस तरीके से पढ़िए, जो चीजें पहली बार में समझ में नहीं आई थी वो दोबारा में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं इसमें, जैसे 3 प्रश्न बन रहे हैं, पहला है उचित शीर्षक, दूसरा है सारांश और तीसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये तीनों प्रश्न कैसे आप करेंगे? प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश के आधार पर ही देना है। सबसे पहली और जरूरी बात इसमें यही है कि उत्तर जो भी दे वो गद्यांश के आधार पर, गद्यांश के आधार पर दे। जैसे हो सकता है कि जो टॉपिक वहां पर दिया हुआ हो, गद्यांश में अभी आपको एक उदाहरण देकर समझाऊंगा भी, हो सकता है कि उस टॉपिक पर आपको जितनी बातें दी है उससे अच्छी समझ हो। मान लीजिए एनवायरनमेंट आपका बहुत ही रुचिकर टॉपिक है और रुचिकर टॉपिक से, एनवायरनमेंट से आपको एक पैराग्राफ निकाल कर दे दिया गया जिसमें आप बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, ओजोन गैसों के बारे में वो था। आप जब उसमें उत्तर देने लगे तो आपने, क्योंकि आपको बहुत जानकारी थी, तो अपने हिसाब से जानकारी उसमें इनपुट डालना शुरू कर दिया।
अगर ऐसा आप करेंगे तो उसमें समस्या ये आ जाएगी, वो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। अनसीन पैसेज ये माना जाता है कि आपको भले ही जानकारी पहले से है, लेकिन उत्तर उन्हीं बातों या उन्हीं ज्ञान के आधार पर आप देंगे। ज्ञान या जो बातें होंगी कहाँ पर, जो अवतरण में दी हुई होंगी उन्हीं के आधार पर देंगे, ना कि स्वयं की। स्वयं का जो ज्ञान है वो यहां पर किसी काम का नहीं है। आपको स्वयं का ज्ञान का उपयोग या जोड़ने से उसको बचना है, उपयोग करने से बचना है। ठीक है। कई शब्द इसमें आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अर्थ आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर अर्थ ना मिले, समझ में ना आए, तो आप उसको संधि विच्छेद करिए। कई शब्द हैं जिनका संधि विच्छेद करिए। वाक्य अगर बड़ा लग रहा है, सेंटेंस बड़ा लग रहा है, तो बीच में कॉमा, विराम चिन्ह जो भी प्रयुक्त हुए होंगे उनको वहां तक तोड़ तोड़कर पढ़ने की कोशिश करिए, संधि विच्छेद करके समझने का प्रयास करिए। उस वाक्य में उस शब्द का मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा, वाक्य को निकाल के अलग लिखिए और देखिए कि अलग से आप समझ पाते हैं कि नहीं। अपने आप उसका वाक्य प्रयोग करिए। आपने कभी वो शब्द सुना था तो उसका अर्थ निकालने की कोशिश करिए। कुल मिलाकर जब तक इस पूरे पैराग्राफ का सार या पूरी समझ आपको विकसित नहीं हो जाती है, तब तक आप इसको कई बार पढ़िए। इतना काम कंप्लीट करने के बाद में अब आप अपने प्रश्नों पर आइए। पहला प्रश्न यहां पर है कि उचित शीर्षक। उचित शीर्षक आप कैसे देंगे? मान लीजिए कि कोई भी पैराग्राफ आपको दिया हुआ है और उसका उचित शीर्षक आपसे पूछा जा रहा है, तो उचित शीर्षक आप कैसे देंगे? उचित शीर्षक का मतलब यह होता है कि जो भी विषय आपका दिया हुआ है उस पैराग्राफ में, उस मूल विषय से रिलेटेड शीर्षक होना चाहिए। मूल विषय से संबंधित यह शीर्षक होना चाहिए। मूल विषय से अगर यह संबंधित नहीं होगा तो यह गलत हो जाएगा। मूल विषय का मतलब यहां पर यह है कि जो पैराग्राफ दे रहा है, जो चीजें वहां पर डिस्कस की जा रही हैं। मान लीजिए कि आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा और वो भिंडी की खेती से संबंधित था। ठीक है, तो भिंडी की खेती भी एक खेती होती है, लेकिन आपने शीर्षक दे दिया भारतीय कृषि, तो वहां पर डिस्कशन या कृषि आपने दे दिया या आपने कह दिया कृषि जीविकोपार्जन साधन, ऐसा कुछ कर दिया, लेकिन वो पूरा जो पैराग्राफ था वो केवल भिंडी की खेती से संबंधित था, तो वो शीर्षक आपका गलत हो जाएगा। भिंडी की खेती भी खेती है, लेकिन यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खेती कंप्लीट रूप से आप कह देंगे तो वो सही हो जाएगा। मान लीजिए कि ये जो सर्कल है ये कृषि दिखा रहा है, इसमें भिंडी की भी खेती होती है, इसमें मेज की मक्के भी खेती होती है, इसमें वीट यानी कि गेहूं की भी खेती होती है, इसमें राइस की भी खेती होती है। तो एग्रीकल्चर में तो ये सब आ गया, लेकिन आप जो पैराग्राफ पढ़ रहे थे उसमें कोई एक खेती, भिंडी की खेती के बारे में बात की गई थी। तो साहित्य हो या फिर कोई भी पैराग्राफ हो, वहां पर शीर्षक का बहुत महत्व होता है। जब आप साहित्य का कोई भी नॉवेल उठाते हैं या कोई भी आप कविता या कोई ऐसा संग्रह उठाते हैं, तो उसका शीर्षक देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि अंदर कौन सी बात कही गई है। आपका भी शीर्षक ऐसे ही होना चाहिए और शीर्षक मूल विषय से बिल्कुल संबंधित होना चाहिए। शीर्षक का दूसरा सबसे विशेष गुण यह होना चाहिए कि शीर्षक जितना संक्षिप्त हो सके उतना संक्षिप्त होना चाहिए, सार गर्भित होना चाहिए, यानी कि जो शब्द आप शीर्षक के लिए चुन रहे हैं वो ऐसा हो कि एक सार गर्भित शब्द हो, उसी शब्द से पूरा पैराग्राफ जो है वो समझ में आ जाए। ये आकर्षक होना चाहिए। इसका एक गुण आकर्षण भी होता है कि अगर शीर्षक कोई देखे तो टॉपिक पढ़ने के लिए विवश हो जाए। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए जो सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि निरर्थक शब्द का प्रयोग आप करके शीर्षक दे दें और पढ़ने वाले को वो अजीब शब्द लगे कि अरे ऐसा कैसे लिखा गया। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यह है कि सार्थकता भी उसकी शीर्षक की होनी चाहिए। अगर संक्षिप्तता, सारगर्भिता, आकर्षकता और सार्थकता को आप ध्यान में रखेंगे तो वो शीर्षक अच्छा ही होगा। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको वहां ही बताया था कि जो भी बातें आप करेंगे वो केवल पैराग्राफ से रिलेटेड ही करेंगे, इसीलिए कि आपको ये अनसीन पैसेज दिया गया है। किस लिए करेंगे? इसीलिए करेंगे क्योंकि ये अनसीन पैसेज दिया गया है। ये माना जा रहा है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यहां पर जो बातें कही गई हैं उसी के आधार पर आप उत्तर देंगे। तो जो भी आप शीर्षक दें उसमें समावेशन होना चाहिए किसका? पैरा का। और ये जो पैराग्राफ है जो आपको दिया गया है उसके समस्त भावों का समावेशन यहां पर होना चाहिए। जो भी भाव उसमें व्यक्त किए गए हैं तो उनको समेटने वाला शीर्षक होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इतनी बातें हमको ध्यान में रखनी है, इतना काम हम कैसे करेंगे? इतनी बातें आपको वहां लिखनी तो है नहीं, ये तो मैं आपको लिखा हुआ दे दूंगा, आप उसको पढ़ते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बातें ना आपको वहां पे लिखी हुई चाहिए
और ना इतनी बातें आपको वहां पर समझानी है किसी को। ये तो हम लोग समझ रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है। ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आदत में ये आ जाएंगे। और व्यापकता ध्यान रखिएगा कि शीर्षक मूल विषय से ज्यादा ऐसा व्यापक आप मत लिखिए कि भिंडी की खेती के बारे में बात हो रही थी और आपने पूरा एग्रीकल्चर समेट दिया। तो बहुत व्याप नहीं होना चाहिए वहां पे। बहुत व्याप शीर्षक अगर आपने कर दिया है तो वो व्याप शीर्षक गलत हो जाएगा। तो शीर्षक ऐसे, और उदाहरण के माध्यम से अभी हम समझेंगे कि कैसे। मान लीजिए कि मैंने कहा कि साइना नेहवाल बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। साइना नेहवाल क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। अब आपके दिमाग में आया कि खेल के बारे में बात हो रही है, तो आप इसका शीर्षक क्या देंगे? तुरंत आपने पहली लाइन से सोचना चालू कर दिया और ये देखा नहीं कि आगे क्या कहा जा रहा है, जबकि वहां पर साइना नेहवाल के कुछ व्यक्तिगत लाइफ के बारे में हो सकता है बात की जा रही हो, या वहां पर यह बात की जा रही हो कि साइना नेहवाल का कोई एक गेम था जो कि उन्होंने कहीं पे खेला था, उस गेम विशेष के बारे में, उस खेल विशेष के बारे में बात की जा रही हो। आपने पढ़ा नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कई बार पढ़ें, समझ कर सार उसका निकालें, और जो भी गद्यांश का उत्तर आपसे पूछा जा रहा है उसके बाद में इसमें सोचना चालू करें कि आपको उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है और किस हिसाब से उसका उत्तर देंगे। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सारांश का, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है सारांश में कि सारांश कितने शब्दों में लिखना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप इस पैराग्राफ को कई बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और तब सारांश लिखने की बात आएगी, तो आप सारांश इसलिए अच्छा लिख लेंगे क्योंकि उसका सार आपके दिमाग में होगा। इसीलिए बार बार पढ़ने की बात की जाती है। बेसिक बातें यह है सारांश के बारे में कि जो भी आप सारांश में लिखें वो अपनी भाषा लिखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये लिखा हुआ मैं आपके हैंड रिटन अपना मैं दे दूंगा आपको, उसको परेशानी नहीं है। आप उसको नोट करने की कोशिश करें या ना करें, आपको मन करे तो नोट करिए, नहीं तो इसको समझने की कोशिश करिए। जो भी आप बात लिखें वो बिल्कुल सरल शब्दों में लिखें, अपनी भाषा में लिखें। ऐसा लिखें कि वो बिल्कुल प्रवाहमय शैली हो, आप लिखते चले जाएं और अगला पढ़ता चला जाए, तो जैसे आपने लिखा है सिस्टमैटिक ढंग से उसको समझ में आना चाहिए। बीच बीच में ऐसा नहीं है कि वो बीच बीच में उसको रुकना पड़े, समझ में ना आए, ठीक है ना। जब भी आप इसका सारांश लिख रहे हैं तो अवतरण को पढ़कर यह जानने की कोशिश करिए कि वास्तव में मैसेज क्या था राइटर का। इसका जो सारांश आप लिख रहे हैं इसमें आप सोचने की यह कोशिश करिए कि जो लेखक था इसका, वो लेखक क्या मैसेज देना चाहता था, उसका मैसेज क्या था। और ये मैसेज जैसे आपको समझ में आ गया तो आप आधा काम कर ले गए। मैसेज जैसे समझ में आ गया आप आधा काम कर ले गए। यानी कि क्या संदेश देना चाहता था। हर एक लेखक का कुछ भी लिखने का एक उद्देश्य होता है, एक मैसेज देना चाहता है। और इसी कारण से मैंने कहा कि लेख को आपको या अवतरण को कई बार पढ़ना है। और जब पढ़ना है तो पढ़ते समय क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्दों जैसे क्या, जो 5W मैंने आपको बताए थे, जो 5W क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये जो है इनका प्रयोग करके उसको समझने की कोशिश करनी है। मान लीजिए कि पैराग्राफ में कोई बात की गई है तो उसमें आपने ये 5W का इस्तेमाल किया। क्या, कहां ऐसा हुआ, कैसे ऐसा लेखक कह रहा है ना, क्यों कह रहा है, इसको जब आपने वहां पर अप्लाई करने की कोशिश की, इन शब्दों को वहां पे रखा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ऐसे ही कब है तो कब से आपको जानकारी मिल जाएगी कि कब की बात हो रही है, काल क्या है उसका। तो इनका प्रयोग करें और इन प्रयोगों के माध्यम से आप अवतरण की मूल बातों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। जब भी आप अवतरण पढ़ेंगे, मान लीजिए कि अवतरण आपको दिया है, तो जो भी मूल बातें आपको लगेंगी उनको अंडरलाइन करते चलेंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करता है मूल बात कौन सी है। मूल बात वह है जहां से आप शीर्षक निकाल सकते हैं। कहीं पे की पॉइंट को दिया होगा ना, कीवर्ड कोई होगा। मूल बात वो है जहां से आप क्या कर सकते हैं, उस पैराग्राफ का भाव समझ सकते हैं। और मूल बात वो भी है जहां पे रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी है, तो वो ऑलरेडी रेखांकित रहता है, अंडरलाइन रहता है। जो भी लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल करनी है वो ध्यान रखिए, स्वयं की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, स्वयं की भाषा में इसको लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो भी भाषा उसमें लिखी हुई है उसी भाषा को आपने छोटा मोटा करके कुछ बीच की लाइनें गायब कर दी और लिख दिया। अभी मैं बता रहा हूं कितने शब्दों में लिखना है। आप लोग बार बार सोच रहे होंगे ये तो बता ही नहीं रहे, बाकी ये तो सब आपको पता है।
आपको सब पता है, उसके बावजूद आप गलती करते हैं, इसीलिए मैं याद दिला रहा हूं। खुद की भाषा में लिखिए, लेकिन अपनी ओर से, यहां फिर मैं कह रहा हूं, खुद की जानकारी नहीं देनी है। खुद की भाषा तो सही है, खुद की जानकारी जो आपको है वो यहां पर नहीं आपको देनी है कि आपने उड़ेल दिया। जो भी आपको आता था सब उसके बारे में लिख कर चले आए, ठीक है। अवतरण में जो भी बात कही गई है, उचित और अनुचित, उनमें से उचित बातों का आप ज्यादा प्रयोग करेंगे। यहां पर अवतरण में दी गई उचित और अनुचित बातों में से जो भी उचित बातें दी हुई हैं, और उचित का यहां पर और सरल मैं करूं तो जो पॉजिटिव चीजें हैं, सकारात्मक बातें दी हुई हैं, उन सकारात्मक बातों का आप प्रयोग यहां पर ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। और इस सकारात्मकता के साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जो भी चीजें लिखेंगे उसको पूरा लिखेंगे। जो भी वाक्य होगा वो पूर्ण आप लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बस किसी चीज को छोटा करना है तो एक लाइन की चीज को आधे लाइन में लिख दिया और आपने सोचा कि बस काम बन गया, 1/3 हमको करना था, 1/3 हमने कर दिया, बाकी हमारी थोड़ी ना जिम्मेदारी है, हम आसानी से अपना काम कर दिए हैं। आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो भी सेंटेंस लिखना है पूर्ण लिखना है, ठीक है। अब ये शार्ट होगा कैसे, तो उसके पहले हम ये बात कर लेते हैं कि वास्तव में इसको कितने में लिखना है। तो थोड़ा सा इसके लिए स्पेस बनाते हैं। कितने में इसको लिखना है, ये अगर कंफर्म हो जाए तो हम कोशिश करें कि ये शार्ट कैसे होगा। 2-3 बातें यहां पर ध्यान रखिए। जैसे सबसे पहली बात, 1/3 में लिखना है, 1/3 शब्दों में। इसका मतलब यह है कि अगर मूल अवतरण मान लो दिया है 140 शब्दों में, तो आपको सारांश उसका कितने शब्दों में लिखना है, 140/3। अब 40/3 जब आप करेंगे तो 3 चौक 12, 3 छाक 18, ठीक है ना। लगभग ये 47 शब्द आएगा, 46 दशमलव समथिंग। अब लोग कहते हैं पॉइंट में आ गया। ये मैथ के सवाल यहां पर आप नहीं लगाए हैं, यानी 140 वाले का 45 से 48 शब्दों में आप लिख दीजिए। यहां पर छूट इतनी मिलती है कि अगर आप इसको 2-4 शब्द ज्यादा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10%। यानी कि यहां अगर आप 46 की जगह 50 लिख देंगे तहां तक तो काम चलेगा, 44 लिख देंगे तो काम चलेगा, लेकिन इसको 60 शब्द में लिख देंगे तो इसको गलत मान लिया जाएगा। तो 1/3 में आपको सारांश लिखना है। सारांश लगभग 1/3 शब्दों में, और लगभग जहां पर लगा होता है वहां पर आप समझ लीजिए कि थोड़ी बहुत छूट आपको रहती है। अब कैसे शार्ट होगा, सारे भाव भी समाहित होने चाहिए, सारे जो भी वहां पे सारी बातें जो की गई हैं, सारे जो वाक्य हैं उनका आपको समावेशन भी करना है, भाव भी, अर्थ भी। कैसे हो पाएगा, इसका तरीका यह होता है, इसका तरीका सीखिए। इसका तरीका यह होता है कि जो भी 1/3, ये याद हो गया ना आपको, जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ उदाहरण दिए होते हैं, बात को समझाने के लिए लेखक उनको लिखता है। उसमें लोकोक्तियां दी होती हैं, उनमें मुहावरे दिए होते हैं, है ना, उनमें डेटा दिया होता है, आंकड़े दिए होते हैं, किसी फैक्ट को, कोई भी बात कही गई है उसको सिद्ध करने के लिए। तो ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, उदाहरण जो समझाने के लिए दिया हुआ है, इन सब को आपको छोड़ देना है, कोई भी इसमें से नहीं लेना है। मान लीजिए कि कोई चीज, उसमें कोई बात हो रही है और उसमें उसको समझाने के लिए एक घटना का उदाहरण वहां पे दिया हुआ है 2 लाइन में, तो वो सपोर्ट के लिए दिया था, वो कॉन्सेप्ट उसके मूल कॉन्सेप्ट में शामिल नहीं था, वो केवल सपोर्ट के लिए दिया हुआ था। तो इन चीजों को आप छोड़ देंगे। दूसरा, शार्ट और कैसे करेंगे, करेंगे क्या, करेंगे ये सारांश लिखने में जो सारगर्भित शब्दावली आपकी है, जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। आप परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कर लेंगे, बहुत क्लिष्ट नहीं, ठीक है। आप कई शब्द ऐसे होते हैं जो छोटे में अर्थ व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं, वही काम ये दोनों चीजें करेंगी।
घटाना क्या क्या है? उदाहरण, लोकोक्तियां, मुहावरे, आंकड़े जो भी सपोर्ट में दिए होते हैं, कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, उनको क्या करना है? हटा देना है। और जो भी चीजें जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पारिभाषिक शब्दावलियां, ये बड़े सेंटेंस को छोटे में कर दे। जैसे जानने की इच्छा, जिज्ञासा, तो जिज्ञासा कहने से काम चल जा रहा है ना। तैरने की इच्छा, ऐसे आपने पढ़ा है ना, बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ रखनी है, तो उनको आप प्रयोग कर लेंगे। प्रारंभिक परीक्षा का पूरा ज्ञान यहां पर लगा देंगे, तो इससे आपका यह कम हो जाएगा। और सारांश को 1/3 लगभग शब्दों में लिखना है, तो यानी कि शब्द कितने होने चाहिए? 1/3 लगभग होनी चाहिए। यह आपकी सारांश की बात कंप्लीट हुई। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये दोनों चीजें इसमें भी काम आने वाली हैं। रेखांकित अंशों की जो व्याख्या पूछी जाती है, नॉर्मली 2-3 व्याख्या पूछ ली जाती है, 3 व्याख्या, सबके लिए बराबर नंबर होते हैं। मान लीजिए कि टोटल के लिए 9 नंबर दिए जा रहे हैं, तो आपसे 9 नंबरों में या 6 नंबर दिए जा रहे हैं, तो 3 पूछा जा रहा है, तो 2-2 नंबर की है आपसे पूछ ली जाएगी। एक व्याख्या, व्याख्या लिखते समय सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो भी करते हो, लेकिन उसमें अगर आपने किसी भी चीज की व्याख्या की है और उसका संदर्भ नहीं बताया है तो दिक्कत है। तो व्याख्या जब भी आप करें तो संदर्भ सहित करें, संदर्भ सहित व्याख्या। इसके लिए आप वर्ड का इस्तेमाल करें, ससंदर्भ व्याख्या। आप पैराग्राफ के, मान लीजिए कि कोई आपको लाइन अंडरलाइन दी है, तो उसको वहां से निकालिए अंडरलाइन लाइन को। जैसे है कि आपको दिया है कि जैविक कृषि, जैविक कृषि, और कुछ दिया हुआ है संपन्न है, इसको आप लिखिए। इसको ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं। उसके नीचे फिर आप लिखिए ससंदर्भ व्याख्या, ये चीज वहां पर लिखिए, ससंदर्भ व्याख्या। और ससंदर्भ व्याख्या यहां पर हेडिंग डालिए, डैश लगाइए, और उसके बाद में लिखिए कि दिए गए गद्य अवतरण में, ये दिए गए क्या? गद्य अवतरण ही तो है, अपठित गद्यांश में, ऐसा भी कह सकते हैं। लेखक जिस भी मुद्दे पे बात करना चाह रहा है, ये बात करना चाह रहा है, या दिए गए गद्य अवतरण की इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह कहना चाह रहा है, फिर फुल स्टॉप लगाइए और आगे से उसको व्याख्या उसकी करिए। अब वो क्या व्याख्या करना चाह रहा है? व्याख्या अवतरण के आधार पर करनी चाहिए, अवतरण के आधार पर आपको करनी है, आधार पर व्याख्या करनी है। यहां वही बात है कि आपको अपने मन से चीजों को नहीं लिख देना है कि आपने सोचा कि चलो अपने मन से कुछ चीजें डाल देते हैं। क्या अपने मन से डालना है ये मैं बता रहा हूं। आधार का मतलब ये होता है, गद्य अवतरण के आधार पर लिखने का मतलब ये होता है कि जो बातें उसमें कही गई हैं उनसे इधर उधर नहीं भटकना है, उसमें एक बंध कर रहना है। लेकिन व्याख्या कैसे होगी? व्याख्या में तो कुछ आप करेंगे ना। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो रेखांकित अंशों की व्याख्या है ये 3 गुना आपको करनी है। जैसे कि सारांश में 1/3 करना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या 3 गुना। यानी कि जो भी सेंटेंस की व्याख्या आप कर रहे हैं उसमें शब्दों को आप काउंट करिए, मोटा मोटा एग्जैक्ट काउंट कर लीजिए। 12-14 शब्द होंगे, 15 शब्द होंगे। मान लीजिए 15 शब्द थे तो 3 गुना 45 शब्दों में आपको व्याख्या करनी है। और 45 शब्दों में जो व्याख्या करनी है, इस व्याख्या में अवतरण के आधार पर व्याख्या करनी है, भटकना नहीं है। तो शब्द कैसे बढ़ेंगे? शब्द ऐसे बढ़ेंगे, स्वयं के सरल शब्द आप प्रयोग करेंगे। और क्या कैसे बढ़ाएंगे? यहां पर जो ये सारी चीजें जो यहां पर आपको हटा देनी थी, उदाहरण, लोकोक्तियां, मुहावरे, आंकड़े, यहां पर आप अपनी तरफ से इसको जोड़ देंगे। जहां पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वहां पर उनको व्याख्यायित कर देंगे। जो सारांश में आप काम कर रहे थे तो सारांश का उल्टा यहां पर कर देंगे, सारांश का उल्टा कार्य आपको यहां पर करना है। बात समझ में आ गई? उसको 1/3 करना था और इसको 3 गुना करना है, 3 टाइम्स करना है। ठीक है, तो व्याख्या अवतरण के आधार पर ही करनी है, लेकिन व्याख्या को बढ़ाने के लिए अपने प्रवाहमयी शब्दों में इसको लिखकर, उदाहरण, लोकोक्तियों, मुहावरों और आंकड़ों के माध्यम से बढ़ाकर लिखना है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अगर यूज हुआ है तो उसका अर्थ लिख दीजिए। पारिभाषिक शब्दावलियां अगर यूज हुई हैं तो उनको डिफाइन कर दीजिए। यानी कि जो सारांश में आप काम कर रहे थे, जस्ट उसका उल्टा काम इस वाले प्रश्न में आपको करना है। तीनों दिए तो तीनों में, और संदर्भ सहित लिखना है। जो भी सूत्र वाक्य हैं यहां पर आप क्या करेंगे? सूत्र वाक्य का प्रयोग करेंगे। सूत्र वाक्य, यहां पर आप सूत्र वाक्य का प्रयोग करेंगे।
और यहां पर सूत्र वाक्य की व्याख्या कर देते हैं आप। मान लीजिए कि कोई शब्द लिखा है रेपो रेट, कहीं आपके अवतरण में आ गया है, तो रेपो रेट को थोड़ा सा समझा देंगे, तो सूत्र वाक्य की व्याख्या यहां पर कर देंगे और सारांश में इसका उल्टा करेंगे। अगर कोई व्याख्या है तो उसको सूत्र वाक्य में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो भी करेंगे इस पूरे कार्यक्रम में सब कुछ गद्यांश के अनुसार होगा। गद्यांश से बाहर ऐसा कुछ यहां पर नहीं आप करेंगे जो कि लेखक को हर्ट हो, ऐसा काम नहीं करेंगे। लेखक ने जितना भी लिखा है वो लेखक यही काम कर रहा है कि आपको समझाना चाह रहा है, एक मैसेज देना चाह रहा है, तो आप उस मैसेज के इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब एक हम आपके सामने रखते हैं पैराग्राफ और उस पैराग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इसको कैसे हम लोगों को करना चाहिए। अब वो पैराग्राफ क्या है, उस पैराग्राफ को करने के लिए हम लोग, हाँ, इसका एक तरीका है, इसका पूरा नोट्स हम आपको दे ही देंगे। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। 21 नंबर का ये प्रश्न आएगा, अब मैं मार्क्स आपको बताया दे रहा हूं। 21 नंबर का ये प्रश्न आएगा। 21 नंबर में 3 नंबर उचित शीर्षक के लिए आएंगे। सारांश के लिए आपको 6 नंबर दिए जाते हैं, 6 3 9 हो गए और बाकी बचे कितने, 12 नंबर। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या 3 या 4 आपसे पूछी जाएगी, 4 नॉर्मली पूछ ली जाती है या 3, तो 12 मार्क्स यहां पर होते हैं। अगर 3 पूछी जाएगी तो 4 नंबर की, 4 पूछी जाएगी तो 3 नंबर की, तो 12 6 18 3 21 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ये आपको तैयार रखना है। अगर उचित शीर्षक आपने लिख दिया तो बिल्कुल मैथमेटिकल नंबर आपको मिलेंगे, और अगर गलत लिख दिया तो आपको क्या होगा, वो नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने उदाहरण के लिए आपके इसमें